कहानी के इस संगम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी कहानी का शीर्षक है राजेंद्र यादव द्वारा रचित टूटना कहानी। टूटना कहानी राजेंद्र यादव द्वारा रचित सबसे उत्तम कहानियों की सूची में शुमार होती है। टूटना कहानी पारिवारिक संबंधों को आपस में किस प्रकार आर्थिक परिवेश से टूटा जाता है उसके बारे में की कहानी। तो आइए बिना किसी देरी के साथ कहानी में राजेंद्र यादव के साथ चल पड़ते हैं तथा हमारे कहानी का इंटरेस्ट बरकरार है। तो आइए बिना किसी देरी के साथ राजेंद्र यादव जी के साथ आज की हमारी इस कहानी में चल पड़ते हैं। भूमि गोडसे ने जिस दिन गांधी जी की हत्या की उसके तीसरे रोज एक छोटे से समाचार में देर तक या कहूँ आज तक मेरा ध्यान बांधे रखा जिला के कस्बे के दरोगा अत्ताउल्ला खान ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसका ख्याल था कि गांधी जी को सजा देने का यह हक सिर्फ उसे ही था। कहते हैं कि 1.5 वर्ष बाद ही दरोगा का रिटायर होना था। C.N. किशोर वर्मा, जनरल मैनेजर, बिजारिया इंडस्ट्रीज ग्रुप लिमिटेड, 10th फ्लोर, चर्सी। पता एकदम सही है। पलट कर देखा, लिफाफा जहाँ चिपका था वहाँ मेला हो गया था। हाथ में पेपर नाइफ लिए कि ऊपर की रोशनी तरफ उठाया, किधर से फाड़ा जाए कि खत भी ना फटे। अंदर कहीं जगह खाली ही नहीं थी। कुछ तय करे या ना करे कि टेलीफोन बजा और कोई चीज करंट की तरह तड़प कर खून में दौरा लगा गई। पते के ऊपर लाल स्याही से लिखे पर्सनल पर निगाहें टिकाए। हाथ का पेपर नाइफ उस पर आड़ा रख दिया और वह खुद भी जब पान सनी जीभ से लिफाफे का गोंद गीला किया करता था तो चिपकाने पर लाल धारी उभर आती थी। हालांकि लीना को कभी भी यह हरकत, लीना के बाप कहता गंवार, वहीं टेलीफोन है क्या। ऑपरेटर ने बताया कि दिल्ली की ट्रंक लाइन मिल गई है। अनजाने ही एक दराज जरा से खोलकर जूता टिकाया और रिवॉल्विंग चेयर पर पीछे झोंक कर हेलो गुड मॉर्निंग मिस्टर बटन के साथ जब बातें की तो दिल धड़ धड़ कर रहा था। घबराहट को तो यह सोचकर जीत लिया कि ऐसी आखिर क्या बात है। बड़े बड़े गवर्नर वॉइस रॉय से दीक्षित जब ऐसे रोब से बातें कर सकता था तो वह क्यों नहीं कर सकता। मान लिया जॉर्ज मैकफेरी बटन इनकॉर्पोरेशन बोस्टन का गवर्निंग डायरेक्टर छोटा मोटा आदमी नहीं होता, लेकिन खा तो नहीं जाएगा। यूँ इस समय उसकी बात पर दोहरा महत्व है। 12 करोड़ रुपए का प्लॉट बैठाना साजे में। पिछले साल सेठ जी अमेरिका गए थे, तभी इस साजे की बात का बीज पड़ा था। लेकिन इस बार हो सकता है उसे बटन के साथ ही जाना पड़े अपनी कंपनी की ओर से या उसके सामने फिर एक बहुत बड़ा चांस आ गया। ऊपर से वह किसी तरह या राइट बट यू सी मिस्टर बटन के साथ अपनी बात करता रहा, लेकिन टाई की नोट टटोलती रही, उसकी अंगुलियां कांपती रही। 6 मिनट के बाद जब उसने सो काइंड ऑफ यू कहकर लाइन काटी तो माथे पर भाप जम गई थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। चस्सी पीछे कुर्सी के पीछे पीठ पर लटके कोट की जेब में रुमाल निकालकर मुंह पर फेरा, एक घूंट पानी पिया। दीक्षित साहब अपने को लाख खुदा मानते रहे, इस आदमी से बात करें तो नानी याद आ जाए। पिछले हफ्ते बटन कलकत्ता आए थे। लीग ऑफ कॉमर्स की मीटिंग, दुनिया भर के कॉकटेल्स डिनर्स का इंतजाम उन्हें ही तो किया था। बीच बीच में व्यावसायिक बातें भी होती रही। उस खुराट तेज और अनुभवी व्यवसाय के सामने उसी धैर्य और स्तर के टिके रहना सचमुच कम कौशल और कॉन्फिडेंस की बात नहीं थी। हर क्षण नर्वस हो जाने का खतरा रहता। यह सही है कि सारे आदेश सेठों के थे और वह उनका नौकर था, लेकिन एक आध मीटिंग पार्टी में उपस्थित हो जाने के अलावा उन्होंने किया ही क्या है। और मोटे मोटे नफ़े नुकसान ले लो बेच दो के अलावा उन्हें पता क्या ही है कि आज की व्यावसायिक दुनिया है कहाँ, कैसी है। नीम की मोटी दांतुन रोंदते हुए विश्वामित्र पढ़ लेना और बात है, और शिष्टाचार की बारीकियों, उठने बैठने के तौर तरीकों को समझना दूसरी बात है। देसी आदमी शायद आपके पैसों के रोब में आ भी जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपके पैसे को क्या गिनेगा जो 7 समुद्र पार करके आपके यहाँ आकर करोड़ों रुपए लगा रहा है। किशोर जानता है अगर ये साझा हो गया तो कहीं इसमें उसका बहुत बड़ा हाथ होगा, और हो सकता है एक नई फर्म में भी उसे सबसे महत्वपूर्ण पद संभालना हो। बटन के साथ मामला न भी पटे तो भी सेठ जी को उससे ज़्यादा योग्य और विश्वस्त आदमी कहाँ मिलेगा। और मान लो अगर उसका मन एक नए सपने को थरथरा उठा। जब वो बटन को फैक्ट्री की साइट दिखाने ले गया था तो बहुत सी बातें करने का मौका मिला था, व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों।
Some of our colleagues repeatedly advise us Hull not to have any such undertaking. I mean, in collaboration with Indian business folk, they are not supposed to be fair-minded. बटन ने हंसते हुए कहा, स्पेशली योर हल ऑफ मारवारीज। हम लोग मशीनें बेच सकते हैं, इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स बेच सकते हैं, उन्हें बिजनेस एथिक्स तो नहीं सिखा सकते, सारा एटीट्यूड तो नहीं बदल सकते। पैसा हम भी कमाते हैं, इसमें दोगुना कमाते हैं, बट नॉट दैट फिल्दी वे। पैसा कमाना बहुत बड़ी कला है, लेकिन खर्च करना उससे बड़ी कला है। वी हायर अ मैन और फायर अ मैन, करेक्ट, एट वी पे द प्राइस एंड इधर का कैसेज। खर्च करने के नाम पर ये लोग सिर्फ घूस और रिश्वत देना जानते हैं, क्योंकि मेंटली दे आर स्टिल पेडी ट्रेडर्स एंड गॉर्सस। डिवाइड ऑफ कल्चर और एजुकेशन, इसका अपने आप उसके मन में अनुवाद हुआ डंडी मार। इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज कल्चर क्या होता है, इनका अभी उन्हें क ख घ भी नहीं आता। हम तो चाहते हैं इन्हें कुछ दिनों अपने यहाँ रखकर कुछ इंटेलिजेंट किस्म के लोगों को आधुनिक व्यवसाय के तरीके और व्यापार व्यवस्था सिखाएं। आप लोगों की सरकारी नीति आड़े आती है, वरना हमें तो किसी भी सहयोग की ज़रूरत नहीं। फिर भी मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ कि तुम एक बार आकर हम लोगों का काम का आइडिया तो लो। बटन ने ये सारी बातें उसे बहुत विश्वास में लेकर मजाक का पुट मिलाकर दोस्ती का वादा देते हुए टुकड़ों टुकड़ों में कही थी, लेकिन किशोर को सारा रवैया पसंद नहीं आया था। जैसे साला दान कर रहा हो, इस तरह भीतरी और बाहरी प्रतिक्रियाओं के बावजूद वो उनके पीछे छिपे आशयों को भी समझ रहा था। फिर जब बटन ने कहा, हमें टॉप रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के लिए ऐसे आदमियों की ज़रूरत पड़ती है जो काम के हमारे तौर तरीकों को भी जानता है, गाइज लाइक यू, तुम्हारे जैसे नौजवान, तब तो कुछ समझने को नहीं रह गया। अब तो कुछ समझने को ही नहीं रह गया। इसलिए जब उसने दिल्ली के फ़ोन के बाद ही ऑपरेटर से एटलस ट्रेवलर्स मांगकर सुबह की फ़्लाइट से जैसे भी हो दिल्ली का टिकट मांगा, तो कहीं कुछ कचोट रहा था, कुछ गलत कर रहा है। और उसी कचोट को दबाने के लिए उसने फ़ोन पर सेक्रेटरी को आदेश दिया, रामन, किसी को फ़ौरन एटलस भेज दो, फ़ोन पर बात हो गई है, किसी नाम में हो, सुबह की फ़्लाइट में एक टिकट, ऊपर से जो लगे लगा देना। दीक्षित की ऐसी कम तेजी, उसने परम तिरुपति के भाव से गहरी सांस फेंककर शरीर ढीला छोड़ दिया। सामने के दांतों की संधि से जीभ की नोक अड़ाकर हवा खींच ली, चस्सी चस्सी। साथ ही ख्याल आया, उसकी इस हरकत को किसी ने देख सुन तो नहीं लिया। चैम्बर में कोई नहीं था, पीछे से आती एयर कंडीशन की बेमालूम सी आवाज़ थी। टेक प्लाई गड़ी दीवारों वाली छत के जालीदार कटाव के जलते नियॉन ट्यूब्स थे और मेज पे रखे 3 टेलीफोन, टेबल लैम्प, कैलेंडर, ट्रे सभी बहुत साफ थे। इस बार उसने और भी जोर से चस्सी चस्सी किया और बच्चों जैसी अपनी शैतानी पर मुस्कुरा पड़ा। इस मुस्कुराहट के साथ ही भीतर की कचोट धुल गई और कुछ नहीं थी। जॉर्ज मैकफेरी बटन इन कॉर्पोरेशन की नौकरी इस स्टोरियो की नौकरी से हर हालत में अच्छी रहेगी। यहाँ क्या है, जब तक सेठ के हाथों में नाचो तब तक ठीक है, जहाँ जरा भी अपना कुछ दिखाओ चाहो वहीं और दूसरी कंपनियों के जनरल मैनेजरों के मुकाबले भी पैसे बहुत कम है। किसी को बताओ तो शर्म आए, ये एयर कंडीशन चैम्बर, सेक्रेटरी, 2 बेरे, फर्निश्ड फ्लैट, ड्राइवर, गाड़ी और 200 आदमियों का स्टाफ, तो जो भी यहाँ होता है उसे ही मिलता। मुझे तो वही 2500 और साल में 20 के 1000 ऊपर से देते हैं, लेकिन बटन ने इससे दुगना मिलेगा, तभी जानने की बात सोची जाएगी। नहीं तो मगर इतना ही मिले तो वहाँ नहीं जाना जाएगा। बहुत बड़ी बात तो यह है कि बटन साला हमेशा यही हिंदुस्तान में थोड़े ही बैठा रहेगा, सेठ की तरह सिर पर। फिर अमेरिकन फर्म की बात ही अलग है। और इस तरह का धर्म संकट उसे हर बार नौकरी बदलते हुए आया, लेकिन एक बार कचोट पहले से कम तिखी होती गई। नहीं, वह किसी को धोखा नहीं दे रहा है, उसे तो सिर्फ एक आदमी को दिखा देना है। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता और अब वह किसी भी अवसर को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी आंखों में लंबे जहाज की तरह सरकती शानदार गाड़ी तैरती चली गई। लाइफ और टाइम उसने कई बार उन्हें छांटा है, जिसे लेटेस्ट मॉडल की अमेरिकन गाड़ी में बैठकर किशोर घुमा करेगा, वह सेठ रामजी दास बिजारिया को 2 साल बाद मिल पाएगी।
उत्तेजना की झुरझुरी जब उससे नहीं सह गई तो वह कुर्सी को पीछे अपने पीछे घूमता झटके से उठकर खड़ा हो गया। फॉर टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट गाय लाइक यू मन की जूते की एडी का एक चक्कर फेरी लगाए जाए और सीटी लगाने लगे। लेकिन तभी उसे किसी का ध्यान आ गया जो उत्तेजना के ऐसे आवेश को भी कभी भी यूं नहीं प्रकट होने दे सकता था। वो पीछे वाली वेलेन शील्ड खींच कर शीशे को पार देखता रहा। 10 मंजिल की ऊंचाई से हर चीज़ का खिलौना जैसा लगना अब उसे चकित नहीं करता। पतली दरार जैसी सड़कों पर काली बुरी गाड़ियां कीड़े मकोड़ों की तरह लगती है। सड़क पर राइट्स बिल्डिंग चाहे जितनी भी ऊंची हो, लेकिन यहाँ से ज़मीन जरा सी उठी लगती है, जिसकी बजरी बिछी चौड़ी छतों पर हजारों गमलों को कोई दर्जनों मजदूर इधर से उधर रख रहे हैं। पूरा बगीचा लगा रखा है। बटन वाला मामला हो जाए तो 6-7 हज़ार आदमी तो अपनी कंपनी में भी होंगे उसके नीचे। तब वह अपने बंगले में खूब बड़ा बगीचा लगाएगा और नियम से बागवानी किया करेगा। साला पेट निकलने लगा है, इससे कम करना होगा। गाय लाइक यू अस जैसे टॉप आदमी की पर्सनैलिटी भी स्मार्ट होनी चाहिए। और उसकी उंगली अचानक नाक के नीचे वाले मस्से पर चली गई। वह उसे टटोलता रहा। बहुत बार कटवा दिया, हर बार बढ़ जाता है। डॉक्टर बनर्जी कहते हैं हर्ज क्या है? उससे क्या पता कि चेहरे पर यह कैसा लगता है। लाड में आकर लीना इसे 2 अंगुलियों में दबाकर पूछती थी, इसमें दर्द नहीं होता? तुम्हारी पर्सनैलिटी से बस यही। अचानक उसे पर्सनल वाले लिफाफे का ख्याल हो गया। मेज से उसे उठाकर वह फिर वहीं खड़ा हुआ। नाइफ वहीं छूट गया था, इसलिए जेब से गुच्छा निकालकर पतली सी चाबी ले होशियारी से खोला। खत निकाला, फटा लिफाफा मसल कर बाहर फेंक दिया। चाह किया हुआ मोटा सा कागज था। बिना किसी संबोधन के अंग्रेजी में एक लाइन घसीट दी गई थी, कांट वी फॉरगेट द पास्ट। नीचे लीना किशोर और खत के एकदम नीचे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, सेंट मेरी गर्ल्स कॉलेज और तब शहर का नाम। उसने निहायत निरुद्दीन रहकर समझा, क्या हम अतीत को भूल नहीं सकते? कागज को उल्टा पलटा तो कुछ नहीं। वह यूं ही चुपचाप बाहर देखता खोया खोया खड़ा रहा। और 8 साल यह पहला पत्र है। 8 साल में यह पहला पत्र है। पीछे खटखट हुई। मेज पर बहुत से टाइप किए हुए कागज पेपर वेट में दबाकर रामन लौट रहा था। किशोर को घूमते देख रुका। किशोर ने मेज के पास आकर खड़े होकर ताजे टाइप किए हुए अक्षरों पर निगाहें टिकाए पूछे, यह क्या है? रोजर्स नील वाले कागज है, लंच के पहले मांगे हैं, रामन ने बताया। तब तक किशोर ने भी खुद भी पढ़ लिया था। रोजर्स एंड नील सॉलिसिटर्स से लंच से पहले अपॉइंटमेंट था। फिर फेरोलॉय वालों ने अभी तक रुपया नहीं दिया। झंझट था। हजारों रुपए रोज इंटरेस्ट कौन दे? बैंक बिराजिया इंडस्ट्रीज से मांगता था। लेकिन जब एलोय वालों ने पेमेंट ही नहीं किया तो इंटरेस्ट भी उन्हीं के जिम्मे जाएगा। सारी चीज़ें उसके दिमाग में झटके से आ गई। ओ हाँ, मेरे तो दिमाग से ही उतर गया था। और वह कागजों को गौर से देखता रामन द्वारा घुमाकर सीधी की गई कुर्सी पर बैठ गया। घड़ी देखी, 1 घंटा है। सारे कागज इसी बीच तैयार हो जाने हैं। क्या? जैसे ही रामन ने नीचे पड़ा कागज उठाकर बहुत धीरे से मेज पर रखा, किशोर चौंक कर पूछ बैठा। असल में वह भूल ही गया था कि रामन अभी तक वहीं है। कागज पर निगाहें गई। अरे, लीना वाला खत है। शायद खिसक कर नीचे गिर गया था। रामन ने पढ़ तो नहीं लिया, फौरन बोला, तुम चलो, रोजर्स नील के यहाँ शिपिंग क्लेम वाले कागजों का भी ख्याल रखना। और जब रामन ने दरवाज़ा खोला तो कुछ सोचते हुए धीरे से कहा, और सुनो। फिर कई सेकंड याद करता रहा उसे रामन से क्या बात करनी थी। हाँ, वो एटलस में भेज दिया किसी को? जी। बिना रामन का जवाब सुने मोटे फ्रेम का चश्मा नाक पर चढ़ाकर हाथ में खुला कलम लिए वह टाइप किए हुए अक्षरों को गौर से पढ़ कर दस्तखत करने लगा। अब जानती है ना कि मुझे 4-4.5 महीना पड़ता है। अब जानती है ना कि मुझे 4-4.5 महीना पड़ता है। कांट वी फॉरगेट द पास्ट। अब तो भूलने की बात आएगी ही। ट्रन ट्रन टेलीफोन बजा। उसने बिना उधर देखे ही हाथ बढ़ाकर टटोलते हुए चोंगा उठाया। किशोर, 5:30 पर आ रहे हो ना? क्राउन इंश्योरेंस का गर्ग था। कहाँ? किशोर सचमुच भूल गया था। प्रिंसेस और कहाँ? गर्ग जुझला उठा। अजीब आदमी हो यार, आज तो बहुत ही फंसा हूँ। तेरा हमेशा का यही रोना है। गर्ग झुंझला उठा। यार, तू जनरल मैनेजर हुआ। हमने मिसेस लाल चंदानी को भी बुलाया है।
RM अंडर स्टाफ जानता है, मारवाड़ी कजन्स है यह। क्या कहूँ, अपनी चिट्ठियाँ तक देखते ही फुर्सत नहीं मिलती। उसे लीना के खत का ध्यान आ गया। अच्छा, यू डोंट माइंड, मैं ज़रा लेट हो जाऊँगा। ओह यस, गर्ग खुश हुआ। तुझसे यार एक सलाह करनी थी। मिसेस लाल चंदानी की बहन वाला ही चक्कर है। तुझसे कहा था अपने दफ्तर में रख ले, ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट। मुझे मुझे और पिटवाएगा। सचमुच की लड़की की बात दूर है, जानता है यहाँ लड़की की तस्वीर तक नहीं लगती। फिर जैसी बड़ी बहन वैसी छोटी भी होगी। उसने मजाक तो कर लिया, लेकिन उसका ख्याल आया कि मान लो ऑपरेटर टेप कर रहा हो। जनरल मैनेजर साहब, उसे इस गर्ग का तू तू करके बात करना भी पसंद नहीं है, लेकिन आज कुछ कह भी नहीं सकता। पुराना दोस्त है, जब उसे कुल जमा 600 रुपये मिलते थे तब का दोस्त है, इसलिए वह खुद गर्ग को बहुत ही इज्जत से बात करता है, लेकिन कमबख्त हिंट ही नहीं लेता। वो कहीं दीक्षित साहब के सामने, ओहो। अचानक फ़ोन पर उसकी आवाज़ कड़ी और सख्त हो गई और वह सामने वाले कागजों को पढ़ता हुआ हाँ हूँ के संक्षिप्त उत्तर देता रहा। गर्ग को लाल चंदानी को लेकर कहीं जाना था, इसलिए किशोर की गाड़ी की ज़रूरत थी 2 घंटे के लिए। उसे ख्याल भी नहीं कि कब उसने कहा यह सब तो शाम को सुनेंगे, लेकिन आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता कि उस जैसी जिद्दी औरत ऐसा लिखेगी। कौन कौन? गर्ग चौंक कर बोला, कौन ऐसा लिखेगी? अचानक किशोर की जीभ काट ली। फौरन बोला, सॉरी, यहाँ एक साहब बैठे हैं, उनकी बात का जवाब दे रहा था। अच्छा, तो शाम को मिल रहे हैं? और उसने झट से फ़ोन रख दिया। गजब हो गया ना, क्या बात मुंह से निकल गई। एकदम सामने बैठे साहब की बात ना सूझती तो यही प्रत्युन्नति ही तो मुझे उसे यहाँ ले आ सकी। कोई दूसरा होता तो हाथ पांव फूल जाते। चस्सी चस्सी। उसने दराज खोलकर पाइप निकाला, कागजों पर निगाहें टिकाए तंबाकू भरी और दांतों में दबाकर जलाने लगा। यह पाइप उसे बटन ने दिया था। तभी बेरे ने आकर धीरे से एक चिट सामने रख दी। बेच दो। बेरा चला गया तो ख्याल आया कि जनरल मैनेजर को एकदम से किसी को नहीं बुलाना चाहिए, लगेगा कि भीतर खाली ही बैठा था। चिट पर नाम के आगे जयंत और बिजनेस के सामने बाय अपॉइंटमेंट लिखा था। इसका तो उसे ख्याल ही नहीं कि आज का समय दिया था। चिट रखी तो रामन का पेपर वेट से दबाया गया खत सामने था। कांट वी फॉरगेट द पास्ट। जल्दी से मोड़कर पीछे लटके कोट की जेब में डाल दिया और हर बार जो सामने पड़ जाता था। गुड मॉर्निंग सर। डरते डरते एक नवयुवक ने इस तरह प्रवेश किया मानो खेल शुरू हो जाने के बाद किसी ने सिनेमा हॉल में कदम रखा हो। टटोलते हुए पाइप बुझ गया था। उस पर जली माचिस छुआए 3-4 बार सांस खींचते खींचते किशोर ने धीरे से हिलाकर नमस्कार की स्वीकृति दी और एक हाथ बैठने के लिए इशारा किया। जी, वो फर्नीचर वाले कोटेशंस लाया हूँ। फिर से झुकाकर ब्रीफ केस से कागज निकालते निकालते जयंत बोला। वो ऑफिस के फर्नीचर की डिज़ाइन, नक्शे और दाम बताता रहा। गेहुआ दुबका सा नवयुवक, हैंडलूम की टाई, टेरिलीन की आसमानी कमीज, काली पतलून, पाइप्स के कस लगाता हुआ किशोर कभी उसके पीलापन के लिए हुए संवारे बालों को देखता, कभी दाहिने हाथ में पड़ी लोहे की अंगूठी को, जिसमें नग की जगह रिफकंस का चेहरा बना हुआ था। परसों किशोर को जयंत ने अपनी पत्नी के साथ न्यू मार्केट में मिल गया था। बड़े शरीर की सुंदर हंसमुख युवती थी। जयंत के हाथ में पैकेट था और माला के पास पर्स। परिचय हुआ। उसे जयंत का साफ सुथरा शिष्ट तौर तरीका शुरू से ही पसंद आ। माला के परिचय के बाद ही लगा जैसे जयंत से उसे स्नेह भी हो। पता नहीं कैसे उसे भ्रम हो गया कि माला को बैडमिंटन खेलना पसंद है और उसे क्रीम खाने का शौक है। जयंत के बड़े हुए हाथों से कागज लेकर लापरवाही से पूछा, हाउ वाज योर मिसेज? फाइन, थैंक यू। जयंत ने पिन कुशन से पिन खींचकर 2 कागज पिन किए और सामने सरका दिए। एक स्कूल में पढ़ाती है म्यूजिक। क्यों? मॉडर्न रिनोवेट्स तुम्हें ठीक पैसे नहीं देते क्या? और उसे खुद आश्चर्य है कि वह यह सब क्यों पूछ रहा है, लेकिन ऑफिस टू ऑफिस चक्कर लगाने का काम उसे पसंद नहीं है। अचानक जयंत की आंखों में एक चमक आई। आपके यहाँ कभी कोई जगह हो तो? किशोर को एकदम काम और समय का एक साथ ही ख्याल आया। दस्तखत करने से पहले कोने में कुछ लिखता हुआ बोला, जरूर। फिर सोचने लगा, बर्तन वाली कंपनी में जयंत को लिया जा सकता है। उसे जयंत पसंद भी है, ज़रूरत तो पड़ेगा ही। आई लाइक यू। तुम्हारी मिसेज बहुत अच्छा गाती है। क्या जाने क्यों उसके मन में आया कि कभी जयंत की पत्नी को एक बहुत खूबसूरत रॉक सिल्क की साड़ी भेंट देगा। जी हाँ, जयंत ने गदगद होकर कहा, आपको एक बार हम लोग बुलाएंगे। 2 बार एक रेडियो पर भी प्रोग्राम हुआ।
डजंट सी हेट यू। अब तक वो सचेत हुआ कि वाक्य उसके मुंह से निकल चुका था। उसने जल्दी से बुझे पाइप्स के एक कश खींचकर कहा, आई मीन योर वर्क। तुमने ये फर्नीचर और दूसरी चीज़ों के एस्टीमेट देते फिरते हो, उन्हें बुरा तो लगता ही होगा। जी जी, मैंने बताया ना, बहुत पसंद तो नहीं है। बात यह है जी, उसके घर वाले जरा से अच्छे खाते पीते लोग हैं, सो उसे कहीं मेरे काम से संकोच होता है। लेकिन जयंत का चेहरा देखकर ही किशोर को लग गया कि बात संभली नहीं है। उसे आश्चर्य और अफसोस होता रहा कि कैसे वह बात को उससे मुंह से निकल गई। क्या हो गया उसे? जयंत की बातों में जवाब में हाँ हूँ करके उसने जल्दी से दस्तखत किए, फिर झटके से बेरे की घंटी बजाकर उठते हुए बोला, माफ़ करना जयंत, इस वक्त जल्दी है, मुझे लंच से पहले रोजर्स नील के यहाँ जाना है। और बिना उत्तर की राह देखते हुए दोनों कंधों पर कोट चढ़ाते हुए बेरे को आदेश दिया, खिलावन, रामन से कह दो कागज़ लेकर नीचे गाड़ी में चलेगा। जयंत, तुम दत्तास बाबू से मिलकर उन्हें ही सारी बातें समझा जाना। पाइप एस ट्रे में झाड़कर कोट की जेब में रखा और तय किया कि कागज से हाथ का स्पर्श हुआ। कांट वी फॉरगेट द पास्ट, डजंट योर वाइफ हेट यू, आई मीन योर वर्क। बीवी तुमसे, मेरा मतलब तुम्हारे काम से घृणा नहीं करती। गाई लाइक यू। बड़े बाबू के चैम्बर तक आते आते यही वाक्य उसके कानों में गूंजते रहे। बड़े बाबू यानी कि रामजी दास के भाई कन्हैया लाल बिजारिया, मैनेजिंग डायरेक्टर। रामन ड्राइवर के पास बैठा, पीछे वह अकेला बैठा बैठा पाइप पीता रहा। चौराहे की लाल रोशनी में जब रोका तो अचानक कुछ याद आ गया। इस तरह का, रामन, मैकफेरी बटन वाली फाइल आते ही एकदम तैयार कर देनी है। शाम को लोकल डायरेक्टर्स की मीटिंग है, घर पर बोल देना शायद कुछ देर हो जाए। हाँ, और हाँ, क्राउन वाले गर्ग साहब को मना कर देना कि मैं शायद ही नहीं आ पाऊँगा। फिर ड्राइवर को आदेश दिया कि गाड़ी 5 बजे गर्ग साहब को चाहिए, 7:30 तक यहीं आ जाना, हमें थोड़ा रुकना होगा। वह जानता है मिसेस गर्ग यानी निर्मला भाभी ऐसी महिला है जिन्हें देखकर श्रद्धा होती है। हताश के उनके क्षणों में उन्होंने ही किशोर को बिखरने और टूटने से बचाया। लेकिन जाने क्या चीज़ है जो उसके भीतर संतुष्ट होती है और वह जो यों गर्ग की लाल चंदानी के साथ घूमने को गाड़ी दे देता है। उसे इसमें कुछ भी अनुचित नहीं लगता, लेकिन आज मानो विशेष तृप्ति हुई। उसने रामन से मजाक करना चाहा, इस उल्टे सीधे टाइम से तो तुम्हारी पत्नी खासी बोर हो जाती होगी, हो सकता है उस बेचारी ने आज कोई प्रोग्राम बना रखा हो। वह जेब से डायरी निकालकर कुछ देखता रहा। तुम्हारी पत्नी को देर से जाने पर शक नहीं होता? उसे लगा जैसे उसने यह वाक्य मजाक में रामन से कह दिया, लेकिन कहा नहीं था, सिर्फ सोच कर रह गया, क्योंकि प्रतीक्षा के बाद भी रामन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा मजाक तो वह कभी भी कर भी नहीं सकता। तंबाकू भरने के लिए पाउच को दोनों जेबों में देखा तो लगा सुबह जिस चीज़ को वह टाले जा रहा था वह जूते की कील की तरह बाहर निकल आई और अधिक गहराई में छेदती है। क्लब के पोर्ट से जब किशोर की वेंगट घूमकर बाहर निकली तो वह हाइट लेम्बिल के 5-6 बैग नशोश में तैर रहे थे। सड़क तनी हुई डोरी की तरह हवा से थरथराती लगती थी। लेक के बीच से गुजरते हुए एक अंधेरी सी जगह में अचानक गाड़ी ठिठक गई। स्टीयरिंग के दोनों हाथों से पकड़े देर तक वह यूं ही शून्य सा देखता रहा। फिर झटके से चाबी खींची, बाहर आया, फटाक से दरवाजा बंद करके एक बेंच पर जा बैठा। लगातार कोई चीज़ कानों में सन गूंज रही थी, ठीक वैसे ही आवाज़ जैसी रेल की सुनसान पटरियों के किनारे खड़े टेलीग्राफ के खंभों में गूंजती है। वह महसूस करता रहा सुबह से ही एक सवाल उसके आसपास मंड रहा था। लीना ने 8 साल बाद उसे कोई पत्र लिखा था। सुबह जब उसने लीना का खत मिला था, आशापूर्वक उसने कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं। एक तलख मुस्कान से सिर्फ उस लाइन को पढ़ लिया, क्यों हम लोग अतीत को भुला नहीं सकते। अतीत? कौन सा अतीत? अतीत को अपने साथ रखना अब उसका अभ्यास नहीं रह गया, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। बस मन में एक बात आई कि आज मैं किसी लायक हो गया हूँ, इसलिए ना 8 साल बाद किस अतीत को भूलने की बात लीना करती है। इन पिछले 8 सालों वाला अतीत या वह जो इनसे पहले बीता था, और इसी तरह की कोई चीज़ लगातार कहीं घुमड़ रही है। इसे वह जरूर महसूस करता रहा। वह इस समय लगा घुमड़ते हुए इस निराकार ने प्राय स्पष्ट प्रश्न का एक रूप ले लिया है। आखिर उसने क्यों लिखा? उस जिद्दी, दम्भी, उद्दत, स्वाभिमानी औरत ने कितनी मुश्किल से अपने को यह पत्र लिखने के लिए तैयार किया होगा, वह सिर्फ किशोर ही महसूस कर सकता है।
हो सकता है इन पिछले 8 वर्षों में दिन रात लगातार वह अपने आप को इस बात के लिए तैयार करती रही कि एक लाइन को लिखने के लिए, और क्या इस एक लाइन को यूं ही ढंग से लिखकर वह कहीं अपना ही पलड़ा तो भारी रखना नहीं चाहती। लेकिन उसका पहल करके पत्र लिखने के धरातल तक उतर आना ही क्या वह स्वयं इसी की आशंका भरी प्रत्याशा नहीं कर रहा था? ऐसा नहीं कि खुद किशोर के मन में हर दिन कम से कम एक बार यह बात न आती हो कि बहुत हुआ, अब वह लीना को लिख दे, लेकिन हर रोज किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहो कि जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था उसकी शक्ति का वह प्रतिशोध कर रहा था। ओल्ड मैन एंड द सी फिल्म का एक दृश्य इन 8 वर्षों में हजारों ही बार उसके सामने आया। शराब खाने के में बूढ़ा मेज पर कोने टिकाए किसी से पंजा लड़ा रहा था। पंजा नहीं, दोनों एक दूसरे की हथेली को अपनी पकड़ ले रखा था और दोनों ताकत आजमा रहे थे कि कब कौन किसके हाथ को मोड़कर मेज पर झुका देगा। ताकत से अधिक यह खेल धैर्य का है। एक सीमा पर आकर शक्ति रुक जाती है और धैर्यपूर्वक दूसरे की हिम्मत टूट जाने की प्रतीक्षा चलती रहती है। कभी कभी उसे लगता है दूसरा हाथ लीना का है, लेकिन अक्सर प्रतिरोध के रूप में उसका हाथ वह महसूस करता रहा। उस व्यक्ति का सिर्फ नाम सामने है, चेहरा आज स्पष्ट याद नहीं आता। अनेक चेहरों में वह इतना धुल मिल गया है कि लगता है इस तरह का कोई चेहरा कभी था ही नहीं। और यह संघर्ष निरंतर उस निराकार चेहरे वाले व्यक्ति से चल रहा था। दांत भींचे, सांस रोके, दोनों प्रतीक्षा कर रहे थे कि पहले किसकी नसें ढीली पड़ती है। लीना से वह 8 वर्षों से नहीं मिला। अब तो इस स्थिति को स्वीकार कर चुका है कि आगे मिलने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन ताकत आजमाती पसीने से पसीजी एक सख्त हथेली का स्पर्श एक पल को भी उसकी चेतना से ओझल नहीं हुआ। सुबह शायद उसे खुशी ही हुई कि एक निर्दयी खुशी की खट की आवाज़ के साथ उसने लीना के हाथ को मेज पर झुके हुए पाया। फिर लगा वो हाथ लीना का नहीं, एक दूसरा सख्त हाथ है। सुबह की निष्करुणा क्रूर प्रसन्नता का रुख सांझ तक धीरे धीरे अनजाने ही एक अजीब अवसाद में बदलता चला गया था, और वह अचेतन की एक आवेगमय इच्छा से लड़ता रहा कि सुबह दिल्ली न जाकर प्लेन से सीधा लीना के पास जाए और उस हारी थकी जर्जर पराजित की बाहों से उठा ले। लीना, मेरी लीना, मुझे माफ़ कर दो। कैसी हो गई हो इन 8 वर्षों में लीना? जब वे अलग हुए थे तो वह 26 की थी, आज 34 की होगी। काले केशों में सफ़ेद धारियाँ उभर गई होगी, चेहरे पर उम्र का पकाव झलकने लगा होगा और शरीर फैल या सूख कर वह नहीं रह गया होगा जिसे वह अंग अंग सांचे में ढला कहा करता था। नहीं, अब उसी हारी थकी टूटी प्रौढ़ का सामना करने का साहस भी तो किशोर में नहीं है। अपराध आरोपित निगाहों में वह कैसे 2-4 हो सकेगा? सचमुच बेचारी कहीं बहुत मजबूर ही तो उठी होगी, वरना कैसे उसे यह पत्र लिख पाती।